नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन ज्योग्राफी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस आपने ज़रूर विजिट किए होंगे और एल्स आप इस लेक्चर को ख़त्म करके भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं वॉल्केनिज्म के बारे में। वॉल्केनिज्म से जुड़े हुए हम बहुत सारे पैरामीटर्स को इस लेक्चर में टच करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में, जिसमें इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को, जैसे लोपोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, बेथोलिथ एक्सेट्रा। उसी तरीके से हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें देखेंगे कि कैसे सिंडर कोन क्या होता है, शील्ड वॉल्केनोज क्या होते हैं, किस तरीके से क्रेटर लेक बनती है एक्सेट्रा। Also, we will look about the difference between the basic lava and the acid lava. इसके बाद में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोकेशंस पे क्यों हमारे यहाँ पे वॉल्केनोज मिलते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ के हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बहुत प्रोमिनेंट वर्ड के बारे में, डेट इज़ वल्केनिसिटी। वल्केनिसिटी, या मैं यूँ कह दूँ वॉल्केनिक एक्टिविटी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका अर्थ के लैंडफॉर्म पे एक बहुत प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो हमारी अर्थ के बीनीथ जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं वो बाहर आते हैं। तो वो जब बाहर आते हैं तो वो बाहर आते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल। जब ये मटेरियल्स हमको बाहर मिलते हैं तो हम इसकी स्टडी करते हैं और इसी से हमको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। खैर, ये तो बात हो गई कि वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पे आपने ये समझा कि डीप सीटेड रिजर्वॉयर्स में से जब मटेरियल बाहर आने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको हम वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है और जवाब भी निकलता है कि ये मटेरियल जो बाहर आ रहा है ये अंदर किसी अलग नाम से कहलाता है और बाहर अलग। तो अंदर ये कहलाता है मैग्मा के नाम से, जब ये मटेरियल बाहर आ जाता है ये कहला जाता है लावा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, अगर यहाँ पे जो मटेरियल है वो अंदर ही है तो वो क्या कहलाएगा? मैग्मा। मगर जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, तो वो क्या कहला जाएगा? लावा। इतनी आसान सी बात थी। अब बात यह है दोस्तों कि इस मैग्मा की, जिसकी अभी हमने बात करी, ये मॉल्टन स्टेट में बीनीथ द अर्थ रहता है और ये कोशिश करता है हमारी क्रस्ट पे आने की। तो इसको जहाँ पे भी फॉल्ट लाइन या क्रस्ट में वीकनेस मिलती है ये ऊपर आने की उसमें से कोशिश करता है। अब इसके ऊपर आने के दो तरीके हैं। हो सकता है ये चुपचाप आ जाए, जैसे चोर आते हैं ना घर में, या तो हो सकता है कि चुपचाप आ जाए, या फिर वायलेंटली आए, जैसे गन वन लेके आ जाएं सीधे, तो फिर उनको आने देना पड़ेगा हमें कि हाँ ठीक है चोरी कर लो। तो बिल्कुल उसी तरह जब ये मटेरियल ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये या तो क्वाइटली आ जाता है बिल्कुल शांति से, और या फिर बहुत बड़े धमाके के साथ आता है। और अगर क्वाइट फॉर्म में आएगा तो अलग तरीके का लैंडफॉर्म बनाएगा, और अगर वायलेंट फॉर्म में आएगा तो अलग तरीके का लैंडफॉर्म बनाएगा। और इसी कारण से हमें जब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़ना पड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्वाइट मैनर में जब आएगा तो किस तरीके के वो बनाएगा लैंडफॉर्म्स को, और जब वॉयलेंट फॉर्म में आएगा तो किस तरीके के लैंडफॉर्म को बनाएगा। मगर हाँ, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि जो भी रिजल्टेंट लैंडफॉर्म होता है, जो फाइनली बन के हमारे सामने हमें दिखता है, वो किसका रिजल्ट होता है, तो वो सिर्फ मॉल्टन मटेरियल जो बीनीथ अर्थ से आ रहा है वो क्वाइटली आ रहा है, वायलेंट सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप ऑफ क्रैक से निकल रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से जॉइंट से निकल रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से फॉल्ट से निकल रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो सरफेस पे किस तरीके से एस्केप हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग हमारे मॉल्टन मैग्मा के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं जो उसने बनाया है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए
कि हमारा मॉल्टन मैग्मा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या इंट्रूसिव फीचर्स क्यों डेवलप करता है। तो इसका कारण यह है कि अगर हमारे मैग्मा में जो कि अंदर से आ रहा है मटेरियल, अगर उसमें सिलिका का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा हुआ, मेटेलिक मिनरल्स का प्रपोर्शन कम हुआ और साथ ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, अगर ये प्रॉपर्टीज़ हुई तो वो कूल होके अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। और सॉलिडिफाई होने के बाद में कुछ इस तरीके के आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे सिल्स, जैसे डाइक, जैसे लैकोलिथ, जैसे बैथोलिथ, जैसे लैकोलिथ और यहाँ पे फैकोलिथ। अब हम लोग इसके फीचर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में जो मॉल्टन मैग्मा ने बनाए हैं इसमें सबसे कॉमन क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि ये सिल्स और डाइक होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं डाइक्स के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों सिल्स और डाइक्स में कि सिल्स आपको हॉरिजॉन्टल ज़्यादा दिख रही होंगी और डाइक्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी स्लांटिंग या फिर वर्टिकल है विथ कंपेयर टू सिल्स। तो डाइक्स वर्टिकल वॉल लाइक फीचर्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ लावा इन वर्टिकल जॉइंट्स इन द क्रस्टल रॉक्स। मतलब कि क्रस्टल रॉक्स में जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें जब हमारा मैग्मा चले जाता है या मॉल्टन मैग्मा चले जाता है, उसके पेनिट्रेशन के बाद में ये डाइक्स बन जाती हैं। तो डाइक्स जो है ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा थिक देखने को मिलती है, कई जगह पे तो कुछ किलोमीटर्स लंबी ये डाइक्स होती हैं। हालांकि आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है और होना चाहिए कि ये जो डाइक्स है ये आपको हल्की सी बाहर आती हुई दिख रही होगी हमारी सरफेस पे। तो आपका सवाल होना चाहिए कि क्या ये डाइक्स बाहर भी आ जाती हैं कभी कभी, तो जवाब है हाँ। तो सवाल होना चाहिए क्या है सिल्स भी कभी कभी बाहर आ जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे सिल ये बाहर आ गई सरफेस पे। तो हाँ, क्या होता है दोस्तों कि इसके आसपास की जैसे अगर जगह इरोड हो जाए तो ये बाहर निकल जाती है। तो इस कारण से आपको सिल्स और डाइक्स कभी कभी बाहर देखने को मिलती हैं। सिल्स और डाइक जो होती हैं ये क्या डिफिकल्टी पोज करती हैं हमारे सामने, जैसे जब हम माइनिंग ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत थिक होती हैं तो ये क्या करती हैं माइनिंग ऑपरेशंस में हमको डिफिकल्टी करती हैं, हम इनको हटा नहीं पाते इतनी आसानी से। इसी के साथ ग्राउंड वाटर मूवमेंट को भी ये बैरियर की तरह रोक देती हैं। इस कारण से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे परकोलेट नहीं हो पाता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती हैं हमें, जो आपको एनालिटिकल व्यू पॉइंट से पता होनी चाहिए कि सिल्स और डाइक से क्या होता है। अब हम लोग इसी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में कुछ लिथ्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा भी मैं आपको बता रहा था, लैकोलिथ, फैकोलिथ, इन सबको आपको सिर्फ एक एक शब्द में या एक एक लाइन में डिफाइन करते हुए आना चाहिए। जैसे अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें लैकोलिथ के बारे में, ठीक है। लैकोलिथ को अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये आपको दिख रहा होगा कि डोम शेप्ड है। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है डोम। तो बस अगर डोम शेप्ड एक वर्टिकल पाइप से आके ये अगर बना ले तो इसको हम लैकोलिथ कहते हैं। इस लैकोलिथ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेनरी माउंटेन इन यूएसए, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे दूसरे लिथ पे जिसका नाम है लोपोलिथ। ये अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सॉसर शेप। तो ये जो सॉसर शेप के लिथ होते हैं इसको हमने नाम दे दिया है क्या, लोपोलिथ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फैकोलिथ के बारे में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन दोनों आपको साथ में देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि लेंस शेप लिथ कौन सा है, तो आपको जवाब देते आना चाहिए कि फैकोलिथ है, जहाँ पे आपको क्रेस्ट भी देखने को मिलेगा और ट्रफ भी देखने को मिलेगा, जिसको हमने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का नाम दिया है। इसके बाद में आता है हमारा बैथोलिथ, जो कि सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा। ये ह्यूज मास होता है इग्नियस रॉक्स का, यूजुअली ये ग्रेनाइट होता है। तो ये बात थी दोस्तों हमारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी और बता दूं आपको, जो मैंने आपको डाइक्स और सिल्स समझाते हुए हालांकि बता दिए। देखो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि डाइक अगर ज़्यादा रेजिस्टेंट है सराउंडिंग रॉक्स से तो क्या होगा, तो वो ऊपर उभर के आ जाएगी, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है।
अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि डाइक कम रेजिस्टेंट है और सरफेस या सराउंडिंग रॉड्स जो है वो ज्यादा हार्ड है, तो क्या होगा, वो उभर के कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी बना के पूछता है। सो दिस इज इट अबाउट द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि हमारे यहाँ पे लावा बनते ही क्यों हैं। तो दोस्तों इसका तो बहुत ही आसान सा एक कारण है। जैसा कि आप यहाँ पे दो तरीके के प्लेट्स को देख पा रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ओशनिक प्लेट दिख रही है, यहाँ पे भी ओशनिक प्लेट, और साथ ही सेकेंड फिगर में, इस वाले फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक जगह ओशनिक प्लेट दिख रही है और एक जगह आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट दिख रही है। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्केनो सिर्फ दो तरीके की प्लेट के कोलिजन से बनता है, दैट इज ओशनिक प्लेट के कन्वर्जन से और ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जन से। क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट का अगर कन्वर्जेंस होता है तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, जैसे कि हमारे हिमालय। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें भी हम ये बात जानते हैं कि जैसे ओशनिक और ओशनिक प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तो कौन सी प्लेट नीचे सबडक्ट हो जाती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो ना, सबडक्शन जोन, एक प्लेट नीचे जाती हुई दिखा रहे हैं आपको। तो जो भी हैवी प्लेट होती है वो नीचे सबडक्ट हो जाती है। वहीं अगर ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में भिड़ती हैं तो कौन सी प्लेट नीचे सबडक्ट होती है, तो जवाब है ओशन, क्योंकि वो ज़्यादा भारी होती है। तो इस तरीके से हमारे वॉल्केनोज बनते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ मेजर रीजन्स के आपको पता है जहां पे हमारे वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं। तो हाँ, हमने अर्थक्वेक पढ़ते हुए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रीजन को पढ़ा था जिसको हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। इस सर्कम पैसिफिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, पूरे रिंग में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये है वो रिंग ऑफ फायर। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको हर जगह वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका क्या कारण है, जैसे आप कराकातू, मेयोन, इसके बाद में या पेरू में अगर आप देखना चाहो, यहाँ पे हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और ये एल्यूशियन वॉल्केनोज हैं। ये तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे इतने सारे वॉल्केनोज मिल रहे हैं? जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हमें प्लेट का कन्वर्जेंस देखने को मिलता है जिस कारण से इतने सारे वॉल्केनोज हैं। तो जैसा भी हमने देखा कि एल्यूशियन आइलैंड्स ये क्यों बने, ये एल्यूशियन आइलैंड्स बने हैं ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी या ड्यू टू वल्केनिसिटी। और इसी कारण से यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, आपको पता होना चाहिए मेडिटेरेनियन सी जो है वहाँ पे भी बहुत सारे वॉल्केनोज हमको मिलते हैं। क्या कारण है? अगेन प्लेट का कन्वर्जेंस। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण हमारे वॉल्केनोज बनते हैं। इसी के साथ हमने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म भी पढ़ लिया। अब टाइम आ गया है कि हम दो तरीके के लावाज में डिफरेंशिएशन करना सीखें कि बेसिक लावा और एसिड लावा में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है डिफरेंस कि बेसिक लावा जो होता है, इट इज़ द हॉटेस्ट लावा। अब मैंने क्योंकि हॉटेस्ट बोला तो मुझे यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। तो यू वोंट इमेजिन, इट इज़ 1000 डिग्री सेल्सियस। फिर बेसिक लावा जो होता है ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। इसी के साथ ये डार्क कलर्ड होता है जैसे कि बसाल्ट। ये आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज़, ये यूपीएससी आपसे कभी कभी पूछता है। इसी के साथ ये रिच होता है इन आयरन, इन मैग्नीशियम, मगर पुअर होता है इन सिलिका। इसी कारण से ये बेसिक लावा कहलाता है। अब दोस्तों क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, इसका मतलब ये बात तो आप समझ ही गए कि ये जब बाहर निकलता होगा तो ये बहुत दूर तक जाता होगा बिफोर गेटिंग सॉलिडिफाइड। और इसी कारण से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मैं आपको शील्ड या फिर डोम्स के बारे में पढ़ाऊंगा या फिर शील्ड वॉल्केनो के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान रखना कि जो शील्ड वॉल्केनो है ना वो इसी बेसिक लावा के कारण बनेगा। ठीक है, क्योंकि शील्ड वॉल्केनो वही वॉल्केनो होता है जिसपे जब लावा जिन वॉल्केनोज से गिरता है और बहुत दूर तक जाता है, ठीक है, तो शील्ड बन जाती है। चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिड लावा के बारे में। तो जैसे ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, तो ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब गाढ़ा, हाईली विस्कस। ठीक है, इसके बाद में इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट।
इसमें अगर सिलिका परसेंटेज की बात करें तो वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। अब क्योंकि मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो ये बहुत धीरे धीरे मूव करता है, मूव वेरी स्लोली, और बहुत जल्दी कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। इस कारण से जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखना कि वॉल्केनिक प्लग या फिर स्पाइन, जिसको बोला जाता है स्पाइन या फिर वॉल्केनिक प्लग जैसी चीज़ को ये बनाता है। ठीक है, मैं आपको भी बहुत जल्द दिखाऊंगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन द बेसिक लावा एंड एसिड लावा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, जिसमें हम एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉल्केनो उन वॉल्केनो को कहा जाता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं या बहुत रिसेंट टाइम में ही वो इरप्ट हुए हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनो उन वॉल्केनोज को कहा जाता है जिनके बारे में हमें ये पता हो कि ये पहले इसमें से इरप्शन हुआ था, मगर अभी बहुत टाइम से उसमें इरप्शन नहीं हुआ है, मगर हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर वॉल्केनो में से इरप्शन हो सकता है, तो उसे हम डॉर्मेंट वॉल्केनो कहते हैं। आसान भाषा में कि अभी इरप्शन के कोई चांसेस ना हो मगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो, उसको डॉर्मेंट कहा जाता है। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जहां पे पूरे हिस्टोरिक टाइम्स में भी अगर उठा के देखें तो इरप्शन नहीं हुआ है, बट देन टू उस वॉल्केनो के फीचर है कि वहां पे इरप्शन हो सकता है, तो इस तरीके के वॉल्केनो को हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर वॉल्केनो पास होता है इन स्टेजेस से, डेट इज एक्टिव। जैसे क्या होता है जब वो फटता है, अगर वो बहुत जल्दी जल्दी फटता रहा, इरप्शन होता रहा, तो हम उसको एक्टिव बोल देते हैं। जैसे मान लो बहुत टाइम तक नहीं इरप्ट हुआ मगर पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, डॉर्मेंट। और मान लो बहुत लंबे समय तक कोई इरप्शन नहीं हुआ मगर फिर भी एक थोड़ा सा चांस है, तो हम उसको एक्सटिंक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इन स्टेजेस से पास होता है हर वॉल्केनो। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि दो माउंटेन्स का या दो वॉल्केनोस का यहाँ पे हमको नाम देखना चाहिए, एक माउंट वेसुवियस और जैसा अभी मैं आपको एक दिखा रहा था क्राकाताऊ, राइट। इनको पहले माना जा रहा था कि ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मगर वो बहुत वॉयलेंटली फिर से इरप्ट हो गए। तो इस तरीके से एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे वॉल्केनो मूव करता रहता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, हमने देखा कि कौन से मेजर रीजन्स में वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज क्या होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं, लावा मैग्मा में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक और एसिड लावा में डिफरेंस क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे मूव ऑन कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या एक्सट्रूसिव फीचर्स के बारे में। तो चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ये वॉल्केनोज बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फीचर के सबसे कॉमन फिनोमिनन की बात करते हैं, जिसको लावा डोम कहा जाता है या फिर लावा कोन कहा जाता है, CONE। अब ये कैसे फॉर्म होता है आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मैग्मा चैम्बर दिखाया हुआ है। इस मैग्मा चैम्बर में हमारा मैग्मा प्रेजेंट है, जो इस सेंट्रल वेंट के थ्रू, यहाँ पे आपको सेंट्रल वेंट दिखाया है, इस सेंट्रल वेंट के थ्रू हमारा मैग्मा ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे जो कंडीशन होती है हमारे मैग्मा की, वो क्या होती है दोस्तों, कि इसमें सिलिका कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही हमारे मैग्मा का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ यहाँ पे ये जो लावा का डोम होता है, ये जो है लावा का डोम हमारा, ये जो आपको देख रहा है, ये कौन से शेप का है, ये है कॉन्वेक्स शेप का। ठीक है, इसी के साथ साथ जब इस मैग्मा के साथ में बहुत सारे छोटे छोटे कण, पत्थर, डस्ट बाहर आ जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिंडर। और ये जो सिंडर होता है जब ये बाहर निकल जाता है तो आप देख सकते हो कि कॉनकेव शेप का एक डोम बना लेता है, जिसको हम क्रेटर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लावा डोम कैसे बनता है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड हम पढ़ेंगे वो है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो की सबसे पहले आप कुछ प्रॉपर्टीज समझ लो। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि लावा जो सरफेस पे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, सेंट्रल वेंट के थ्रू तो आ ही रहा है, ये कुछ फीजर्स के थ्रू भी आता है। ठीक है, इसको फीजर्स बोलते हैं। जो आपको साइड में एक लाइन दिख रही है ना, जिसके थ्रू ऊपर आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से, इसको फीजर बोलते हैं। तो इनके थ्रू भी लावा बाहर तक आ पाता है। अब यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि मैग्मा का अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और
मेटेलिक मिनरल्स का कंटेंट मैग्मा में अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जो मैग्मा है वो बहुत दूर तक जा पाएगा और साथ ही एक जेंटल स्लोप बनाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक बहुत जेंटल स्लोप दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर कंपेयर करूँ मैं इसको इससे, तो आप देख पा रहे हो कि इसका स्लोप जो है वो कितना स्टीप है। तो इस तरीके से शील्ड वॉल्केनो अलग होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया है वो शील्ड प्लेट्यू का ही एक एग्जाम्पल है, और इस शील्ड प्लेट्यू को बनाने वाला जो कंटेंट है वो मेजरली बसाल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारा वॉल्केनो है उसका नाम है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग तरीके के इरप्शंस होते हैं। जैसे एक बार में मैग्मा बाहर आ जाए, दूसरे बार में फिर से डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल पेबल्स बाहर आ जाए, मतलब कि कण, छोटे छोटे पत्थरों के और धूला। तो क्या होता है, एक के ऊपर एक इसमें लेयर चढ़ती जाती है। एक बार लावा की लेयर हो जाएगी, उसके ऊपर इन बोल्डर्स जिसको हम सिंडर्स बोलते हैं, CINDER मैंने आपको बताया भी था, जिसमें कण, पत्थर और डस्ट होते हैं, उसकी लेयर हो जाएगी। ऐसे एक के ऊपर एक लेयर जब चढ़ जाती है तो उसको कॉम्पोजिट वॉल्केनो बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम सिंडर कोन वॉल्केनो पढ़ेंगे, मगर उसके पहले मैं आपको कॉम्पोजिट वॉल्केनो की एक और प्रॉपर्टी बता दूं कि जनरली कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे होता है, ठीक है। और ये टॉलेस्ट वॉल्केनोज बन जाते हैं वर्ल्ड के धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया ना, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जाती है, इस कारण से। इसी के साथ कुछ वॉल्केनिक इरप्शन जब कॉम्पोजिट वॉल्केनो में होते हैं तो ये एक्सप्लोजिव भी हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर कुछ गैस ट्रैप हो गई है अंदर और वापस से इरप्ट हुआ तो वो गैस बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद सिंडर कोन वॉल्केनो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसकी साइड जो होती है बहुत स्टीप होती है। स्टीप का मतलब यहाँ आप देखोगे ऐसा लगेगा कि चढ़ाई जैसा कुछ लग रहा है आपको, है ना, बहुत स्टीप, एकदम चिपकी हुई। ऐसा नहीं है जैसे हमारी लावा डोम या शील्ड वॉल्केनो थी, उसकी साइड कैसी थी, इतनी स्टीप थी, ऐसे ऐसे थी, मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इतने में ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसकी स्टीप साइड रहती है, लूजली पैक्ड रहता है ये, और साथ ही साथ जब ये फटता है तो बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स ये हवा में उछालता है। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है पायरोक्लास्टिक का। बेसिकली जो मैं आपको भी हॉट ऐश, लावा, डस्ट और पॉइजनस गैस जब एक साथ निकलती हैं, जो मैं बता रहा था, इन सबको मिला के इसको पायरोक्लास्टिक का नाम दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रिगार्डिंग द वॉल्केनिक एक्टिविटी और वॉल्केनिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझे होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। इफ़ यस, डू मेंशन द कमेंट। सो स्टे ट्यून विथ मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स ऑफ ज्योग्राफी। In the end, keep shining. Have a good day.